नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात स्वास्थ्य की। आज सुबह फिर एक वीडियो से विचलित कर दिया। एक लड़की स्टेज पर कार्यक्रम के दौरान नाचते नाचते गिर पड़ी और चल बसी। ये वीडियो जम्मू से बताया गया कि ये लड़की महज 20 साल की थी। परेशानी की बात यह है कि सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो अब आए दिन आ रहे हैं। हाल में बरेली से भी एक ऐसा वीडियो आया। कई नामचीन लोग भी ऐसे ही चल बसे। हाल में अभिनेता दीपेश भान हो, दक्षिण के अभिनेता पुनीत कुमार हो या सिंगर के हो, ये अचानक मौतें गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। तो मुंबई में हार्ट अटैक से हर दिन 100 मौतें हो रही हैं। एक आरटीआई पर बीएमसी का जवाब में ये पता चला, पिछले साल जनवरी से जून तक 17,880 ऐसी मौतें हुई, यानी हर दिन तकरीबन 100 मौतें हुई हैं लोगों की। 2021 में हार्ट अटैक के मामलों में 6 गुना इजाफा हुआ है। तो ये कोरोना से ज्यादा जानलेवा एक स्थिति बन रही है। एम्स के मुताबिक भी कोरोना के बाद दिमागी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। ब्रेन अटैक, ब्रेन में सूजन, ब्रेन स्ट्रोक, ऐसे मामले बढ़ सकते हैं। तो इसी परिस्थितियों को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल के, साथ ही डॉक्टर जलील पाकर हमारे साथ सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट लीलावती अस्पताल के जुड़ गए हैं। तो अगर मैं जलील पाकर साहब आप ही से ही बात करूं, पहले आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये वीडियोस लगातार आ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, क्या आंकलन आपका? देखिए, सवाल ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वीडियो से, चैट्स पर वगैरह, मुझे लगता है इस पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि पहले दो वजह हैं कि लोग ये जो बच्चे जो हैं, जो यंगर जनरेशन जो है, जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि इनको हार्ट अटैक होकर गिरते क्यों हैं, या एडमिट क्यों हो जाते हैं, या एक्सपायर क्यों हो जाते हैं। अब आपको दो चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। सब में पहले लाइफस्टाइल। आजकल के जो नौजवान हैं, इनकी लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल अलग है। कोविड के वजह से 3 साल हो गए हैं, लोग सब घर में बैठे हैं, सिर्फ वीडियो पर बैठते हैं, चैट्स पर बैठते हैं, मोबाइल पे बैठते रहते हैं। ये लोग आउटडोर एक्सरसाइज कोई नहीं करते। नंबर 2, इनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि रात में ये लोग 12 बजे खाना खाएंगे और सवेरे 2-2:30 बजे के पहले सोएंगे नहीं। सोना बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। 6 घंटे या 8 घंटे आपने सोना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इनकी जो खाने की जो ये है, वो आजकल सब फास्ट फूड है। घर का खाना ये लोग बहुत कम खाते हैं, बाहर से खाना मंगाते हैं और खाना खाते हैं। इनका ओवरवेट होने के वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा करके होते हैं, क्योंकि ये लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते। जो एक्सरसाइज करते हैं वो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत खाते हैं, जिसके वजह से उनको किडनी पर असर पड़ता है, लिवर पे पड़ता है, हार्ट पर पड़ता है, और इसी वजह से इनको जो कार्डियक अटैक्स होते रहते हैं, वो ये वजह है। अब रही बात कोविड की। कोविड में ऐसा हुआ है कि आज से 2.5 साल पहले पाकर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, लाइफस्टाइल और ये तमाम बातें बिल्कुल सही हैं आपकी कि आप रात में लेट खा रहे हैं और जिस तरह से कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन जो ये युवा तमाम है, ये ओवरवेट नहीं दिख रहे हैं। जितनी भी आप देखेंगे, जो ये अब जैसे दीपेश भान को ही हम देख लीजिए जो गए, या एक्सरसाइज करते हुए जिम में लोग चले गए। के को देखिए, वो कितने मशहूर गायक थे, वो भी बिल्कुल फिट नजर आते थे। ये बच्ची जिसकी गई आज, ये और कहा जा रहा है इनको कोरोना भी नहीं हुआ था। तो ये बिल्कुल सही एक लाइफस्टाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं कि आप नींद भी पूरी नहीं करते हैं, खाना भी वो खाते हैं, लेकिन कुछ में ओवरवेट नहीं है और एकदम अचानक से गिर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ये भी समझा दीजिए। क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं कि जो ओवरवेट नहीं है, आजकल की पूरी जनरेशन जो है, ये लोग स्ट्रेस में जीते हैं। स्ट्रेस इसका है कि कमाना है, स्ट्रेस इसका है कि EMI घर का भरना है, स्ट्रेस इसका है कि गाड़ी का EMI भरना है, स्ट्रेस इसका है कि जॉब चला जाएगा, स्ट्रेस इसका है कि बच्चों के एजुकेशन के फीस भरना है, स्ट्रेस इसका है कि घर के EMI भरने हैं। तो ये जो स्ट्रेसेस जो रहते हैं, इसको उन लोग ओवरकम करने के लिए अपनी बॉडी को और ज़्यादा तकलीफ देते हैं, जिसका उनको अंदाज़ा नहीं रहता, उनको एहसास नहीं होता है।
बिल्कुल। डॉक्टर सेठ भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आज यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ये वीडियोस आ रहे हैं, आपने भी देखे होंगे, आपके जहन में क्या हुआ, क्या आप कैसे देख रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब, ये ट्रेंड इतना क्यों बढ़ रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनफैक्ट जो पिछले 35 साल की प्रैक्टिस में जो मैंने पिछले 2 साल में ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखे हैं, आई डोंट रिकॉल सीइंग सच इंसिडेंट्स वेरी फ्रीक्वेंटली। हाँ, हम लोग रेगुलरली पेशेंट्स को ट्रीट करते रहते हैं, रेगुलरली हम लोग यंग लोगों को हार्ट अटैक देखते हैं, बट दिस इज़ वेरी ऑड सर्टनली, ये मैं कहूँगा। अब इसका क्या कारण है? अनफॉर्चुनेटली ये एनालिसिस तभी हो पाते हैं जबकि इस कंट्री में, जैसे बाहर के देशों में, रूटीन ऑटोप्सीज बड़ी होती हैं जो कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में डेथ होती है। हाउएवर ये ज़रूर है कि यंग लोगों में ये सडन कार्डियक डेथ्स हैं, और सडन कार्डियक डेथ जब होती हैं तो कॉमनेस्ट कॉज उसका हार्ट अटैक्स होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन। द सेकेंड एस्पेक्ट इज, दूसरी बात ये कहूँगा कि कुछ सडन कार्डियक डेथ्स तो हार्ट रिदम की डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, जब हार्ट रेट बिल्कुल फास्ट चला जाता है, इनकोऑर्डिनेट चला जाता है, उसकी वजह से डेथ्स होती हैं। और कुछ डेथ्स यंग लोगों में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ की वजह से होती है। बट ये सब तो प्री एग्जिस्टेंट बातें हैं, ये 5 साल पहले भी थी पब्लिक में, 10 साल पहले भी थी। हार्ट डिजीज़ ज़रूर बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, और उसका पिछले 15 सालों में यंग लोगों में हार्ट डिजीज़ बढ़ी है, और हर एक तरह से बढ़ी है। बट यस, ये एक गंभीर बात है जो कि हमें और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या कोविड का इसमें हाथ है, या कि सिर्फ इंक्रीज इन हार्ट डिजीज़, स्ट्रेस, अदर सर्कमस्टांसेस जो ऐसी कि डायग्नोसिस ना हुई हो और उसकी वजह से ये हार्ट डिजीज़ हो रही है। तो जब तक एक प्रॉपर स्टडी नहीं होगी हमारे देश में, तो हम इस बात को पूरी तैयारी से नहीं कह सकेंगे कि इसका रियल रीजन क्या है। हार्ट अटैक रियली मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, ये हमें पता है कि हिंदुस्तान में जो कैपिटल हार्ट अटैक्स का इसलिए माना जाता है कि वर्ल्ड के 50% हार्ट अटैक्स हिंदुस्तान में होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ भी ज़्यादा है, हाइपरटेंशन भी ज़्यादा है, स्मोकिंग भी ज़्यादा है, स्ट्रेस भी ज़्यादा है, और बाहर का खाना और इनएक्टिविटी भी कम हो गई है, एक्टिविटी कम हो गई है यंग लोगों में। साथ में पॉल्यूशन भी बहुत हो गया, जिसकी वजह से हमें पता है कि उससे भी क्लॉट्स बनते हैं, उससे भी हार्ट अटैक्स होते हैं। बट क्या कोविड भी इसमें कोई इसका एक मल्टीफैक्टोरियल का पार्ट है जिसकी वजह से ये हो रहा है? इसमें सर्टेनली बाहर में इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, उनमें देखा गया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर टेंडेंसी हार्ट अटैक की बढ़ जाती है कोविड से। हिंदुस्तान में हमें इस पे और रिसर्च करनी चाहिए। बिल्कुल, और रिसर्च करनी होगी, क्योंकि ये भी एक सवाल आ रहा था कि क्या ये वैक्सीनेशन या बूस्टर के बाद हो। आई डोंट वांट टू जंप द गन, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा इस पे रिसर्च करने के लिए, लेकिन सर ऐसे में करे क्या? क्योंकि अगर जो हम आज ही का वीडियो देखें, लड़की डांस कर रही थी, गिर गई, तो करीब 2.5 मिनट तक लोगों को पहले लगा कि वो स्टेज में ऐसे लेटी क्यों है, या क्या बचाया जा सकता है, क्या करें इस समय अगर ऐसा हो, आसपास अगर कोई मौजूद है तो? निधि जी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और अनफॉर्चुनेटली ये हमें के टाइम पे भी हमने कहा था कि हमें सिखाना है लोगों को कि किस तरह जान बचानी है, किस तरह रिससिटेशन है। एक तरह तो रहा कि यंग या भी एल्डरली जिनको सडनली हार्ट अटैक होता है, तो क्या हम अपनी जांच वगैरह करा रहे हैं? बट ये देखिए कि इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं पर उसको कोई नहीं बचा सका, इज़ अनफॉर्चुनेट। ये देखा गया है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट जो हम कहते हैं कार्डियक रिससिटेशन, ये एक स्टैंडर्ड बाय का काम है। हमें रियली एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर स्टैंडर्ड बाय ही इन चीज़ों को रिससिटेट करना आता हो, जो कि क्लियरली बहुत आसान तरीका होता है रिससिटेट करने का, लिटा के मुंह के एयरवे खोल के सिर्फ कंप्रेशन देने की बात होती है, तो उससे जानें बचती हैं। सियाटल में, अमेरिका में, कई जगह पे जहाँ पे पब्लिक को जहाँ पे सिखाया गया है, तो देखा गया है कि ये जो सडन कार्डियक डेथ्स होती हैं, उससे 50% लोगों की जानें हम वापस दे सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये बहुत समझने की, और आई थिंक आप लोग और हम लोग मिल के इस पे ज़रूर और काम करना चाहिए, जिसमें कि हम पब्लिक को सिखा सकें। इनफैक्ट 15-20 मिनट में ही हम सिखा सकते हैं
कि कैसे किसको जान बचाई जा सकती है। और वो ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक में ही हो हो सकता है कि हमारे घर में ही हमारी ज़रूरत पड़े ऐसी सिचुएशन में, खुदा ना खास्ता। एक और बात कहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ स्टैंडर्ड बाय हम रिससिटेशन की बात करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके बाद करना क्या है। किसी को हमें याद है कि टाइम वेस्ट हो जाता है, अस्पताल नहीं ले जाया जाता है, देखते रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइम बीतता रहता है। और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और क्लियरली ICDs जो आपने देखा होगा कि पूरे वेस्ट में हर एक जगह, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो मॉल्स हो, वो डिफिब्रिलेटर्स AED होते हैं, डिफिब्रिलेटर्स होते हैं, वो 100 फीट की डिस्टेंस पे हमेशा पड़े होते हैं, जिससे कि लेके। और सर्टेनली हमें देखना है कि हम ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां पे बहुत लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो AED और एम्बुलेंस की जरूरत हमेशा होनी चाहिए। बिल्कुल, ये मैंडेटरी, कुछ चीजें मैंडेटरी कर देनी चाहिए। डॉक्टर पाकर, आपके क्या सुझाव है इस समय, किस तरह से हम इस सिचुएशन से कोई डील कर सकता है अगर हो रहा है तो? मुझे लगता है मेरे कलीग जो हैं उन्होंने जो भी कहा है वो बहुत सच है और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। मुझे दो चीज़ बतानी है आपको कि आप ये जो कह रहे हैं कि यंगस्टर्स इतने दुबले पतले हैं फिर भी इन लोग कार्डियक अरेस्ट से जा रहे हैं, उसके और कारण है कि स्मोकिंग बढ़ गया है, अल्कोहल बढ़ गया है और ड्रग्स बढ़ गया है। अब रही बात कि कोविड के टाइम से जो अब 2.5 साल 3 साल जो भी गुजरे हैं, वो हमने देखा है कि जिन लोगों को कोविड होता है उनको हार्ट के प्रॉब्लम यंगस्टर्स को आ रहे हैं। मेरे पास एक मरीज है जिसका वेट था 120 किलो या 125 किलो, 40 दिन 45 दिन कुछ हॉस्पिटल में रहा, वो बच गया, लेकिन उसको सांस लग रही थी। तो हमने अभी उसको इन्वेस्टिगेशंस वगैरह किए तो मुझे लगा कि उसको ब्लॉकेज वगैरह कुछ है क्या, तो उसको हमने एंजियोग्राफी की, कोरोनरी ब्लॉकेज तो निकला नहीं, लेकिन उसके हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो चुकी थी, वो 25% पे। तो हार्ट भी एक बलून की तरह है जो पंप करते रहता है, उसकी एक कुव्वत रहती है, और ये कुव्वत उसकी जो 60% नॉर्मल होती है वो 25% पे आई है। तो बहुत करके जो पेशेंट्स यंगस्टर्स आए हैं जिनको सांस वगैरह लगती है, ऑफकोर्स उनके कार्डियक स्टेटस पे उसका इफेक्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है, उसके लिए और वक्त लगेगा कि कोविड के कारण कितना कार्डियोमायोपैथी जिसको कहते हैं, जो सूजन कहते हैं, वो कितने लोगों को हुआ है। इसके लिए स्टडी करके जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा आएगा उसके बाद हम लोग कुछ कह सकेंगे, या पब्लिकेशंस आए उसके बाद कह सकेंगे। तो ये कहना भी गलत है कि कोविड से किसी को कुछ हुआ नहीं है। हम वो मरीज अभी देख रहे हैं, स्टेरॉइड्स देने से जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हड्डियों पे, किडनी पे, लिवर पे, तो ये भी सब जांच होनी चाहिए बराबर, उसके एक स्टडी होनी चाहिए, उसी वक्त हम लोग सब बता सकेंगे। और रहा सवाल, जैसे मेरे कलीग ने कहा आपको टीवी पे, कि ये सब चीज़ें अगर रहेंगी, गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे तो हो सकता है हम बचा सकेंगे, क्योंकि जो प्राइमरी रिससिटेशन जो होता है वो मामूली सा होता है। वो कॉमन अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया में लोगों को एक्सप्रेस सिखाया जाए उनको, तो हो सकता है जैसे डॉक्टर ने कहा कि हम लोग 50% तो जान बचा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये आप दोनों जुड़े और आपने अपनी बात सामने रखी, हमारे दर्शकों को इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और वाकई कोई भी अगर आयोजन हो रहा है वहाँ पे मेडिकल एड, किस तरह से CPR देना, ये सब अब मैंडेटरी हो जाना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, कॉलेजेस में सिखाना चाहिए। बहुत अहम है कि हम एक तरह से फर्स्ट एड दे सकें और किसी की जान से बच सके। आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम एक स्कूली छात्र की बात कर रहे हैं। नीट की टॉपर हैं तनिष्का, उनसे बात करेंगे, क्योंकि आज अखबारों में इनकी खबर भी छपी किस तरह से तनिष्का राजस्थान में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करने के लिए पहुंची हैं और हरियाणा से वहां पे गई। तनिष्का मूल निवासी तो हरियाणा की है, लेकिन कोटा में खास तौर से कोचिंग के लिए शिफ्ट हो गई थी। तो तनिष्का हमारे साथ हैं। नीट के रिजल्ट्स आ गए। तनिष्का, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको, क्योंकि इस रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। बहुत मेहनत की होगी आपने, परिवार और शिक्षकों का प्रोत्साहन भी मिला होगा। जरा बताइए अपने सफर के बारे में।
मैम मेरे फादर तो गवर्नमेंट टीचर है और मेरी मम्मी भी गवर्नमेंट टीचर है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा मतलब इतना सपोर्ट किया, कभी भी ऐसा मार्क्स के लिए प्रेशराइज नहीं किया कि अगर मार्क्स कम आ जाते थे तो कभी ये नहीं बोलते थे ये गलत क्यों किया तूने, इसमें मार्क्स कम क्यों है। उल्टा अगर मुझे टेंशन भी होती थी तो वो लोग हमेशा यही बोलते थे कि तू भी मतलब हमें पता है तू अच्छा कर रही है, तेरे टीचर्स को भी पता है, तेरे को भी पता है, तू फिर इन मार्क्स के पीछे फालतू में टेंशन क्यों ले रही है। अगर तू अपना 100% एफर्ट डालती रहेगी तो रिजल्ट पक्का आएगा। बिल्कुल, और वाकई में आपने कहा जिस तरह से अब आपके पेरेंट्स ने भी आपको समझाया। अब मेहनत के बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि जब भी सफलता मिलती है बिना मेहनत की तो नहीं मिलती। अब बहुत मेहनत की होगी जो हमारे छात्र देख रहे हैं आपको, क्योंकि नीट की पढ़ाई भी बहुत होती है। मैम ऐसा नहीं है कि हम एक दिन हम 15 घंटे पढ़ लिए उसके बाद 2 दिन तक कुछ पढ़ा ही नहीं। तो फिर ऐसा कंसिस्टेंटली आप थोड़ा पढ़ो, बट ऐसा करो कि वो रोज रेगुलरली अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। मतलब हमें रोज अगर हमने लिख लिया कि हमें 2 चैप्टर्स जब रिवीजन के टाइम हमें करने हैं तो रोज करने ही हैं। चाहे हम अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए कि हम नहीं कंप्लीट कर पा रहे तो उस टाइम अपना 100% दे, मतलब कि हम अपना बेस्ट करें। जो वहां पे हमें जो कंडीशंस मिल रही है उसके सामने अपनी पढ़ाई को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। रोज अपना सिंसियर अगर एफर्ट्स आप रोज कंसिस्टेंटली डालोगे तो रिजल्ट 100% आएगा। बिल्कुल, रिजल्ट 100% आएगा और आपका इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा। तनिष्का, ये जानना चाहूंगी रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे, क्योंकि पढ़ाई एक तरफ लेकिन मन अगर बहलाना हो तो तब आप क्या करते थे? मैम रिक्रिएशन के लिए क्या तो मैं गाने सुन लेती थी, या फिर अगर मुझे ज्यादा स्ट्रेस होता था तो पेरेंट्स या फिर मेरे जो स्कूल के दोस्त थे उन सबसे बात कर लेती थी तो मुझे रिलैक्स फील होता था। बिल्कुल, मुझे एक सवाल ये भी आया था कि आपकी जो स्टडिंग की टेक्निक है उसके बारे में पूछूं आपसे, तो क्या आप वो नोट्स बनाते थे या कैसे पढ़ते थे? उस लिहाज से थोड़ा हमारे बताइए दर्शकों के लिए। मैम मेनली तो मैंने एनसीईआरटी और जो एलन का जो स्टडी मटेरियल हमें जो प्रोवाइड किया गया था उसी पे ज्यादा फोकस किया था, और जो क्लास में टीचर्स पढ़ाते थे नोट्स बनवाते थे मैं उसी को ज्यादा रिवाइज करती थी। बायो में भी बनाए थे, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। मैम रेगुलर जब क्लास जाना होता है तब तो 5-6 घंटे निकल जाते हैं आराम से, और वो हम कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो ना ही तो ऐसा होगा कि हम पढ़ के बोर हो जाएंगे। और रोज जो मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास का पूरा रिवाइज करो, उसके बाद अपना जो पुराना आपका कुछ बैकलॉग या फिर वीक चैप्टर्स रह गए हैं तो वो भी रिवाइज हो जाएंगे उस टाइम में। और जब रिवीजन का टाइम था, मतलब लास्ट के 5 से 6 मंथ्स में बोलूं तो उस टाइम में 10-12 घंटे पढ़ती थी। बिल्कुल, आखिर में तनिष्का आगे का क्या प्लान है आपका? मैम मुझे सबसे पहले तो एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करनी है, उसके बाद मुझे एमएस करनी है। मतलब अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, बट क्या कार्डियो, न्यूरो या फिर ओंको, ये 3 ऑप्शंस है मेरे पास। जो चीज मुझे ज्यादा फैसिनेट करेगी मुझे उसमें एमएस करनी है। उसके बाद फर्दर स्पेशलाइजेशंस भी करने हैं और अच्छा डॉक्टर बन के कंट्री को सर्व करना है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए तनिष्का। और वाकई जिस गंभीरता से तनिष्का ने समझाया, इनकी मेहनत इनके बोलने में साफ झलकती है। और छोटे शहरों से लड़कियां निकलकर आगे, बच्चे निकलकर आगे किस तरह से पहले पायदान पर पहुंच रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 सरकारी स्कूलों से शिक्षकों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। उत्तर प्रदेश के शामली के सरकारी स्कूल में 14 वर्षीय बीमार छात्र जब 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचे तो प्रधानाचार्य ने छात्र को पीटकर दोनों पैर तोड़ दिए। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में प्राथमिक स्कूल के अध्यापक छात्रों से स्कूल का शौचालय साफ कराते हुए नजर आए। इन दोनों ही मामलों में प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के शामली में रहने वाले 14 साल के इस छात्र की दोनों टांगे अध्यापक ने डंडे से पीटकर तोड़ दी। पिछले हफ्ते स्कूल पहुंचने में उसे 5 मिनट की देरी हो गई, जिससे स्कूल के प्रधानाचार्य आग बबूला हो गए और छात्र को इतना पीटा कि अब वो 1 महीने चल नहीं सकेगा। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने ये फ्रैक्चर है राजी। तो उसके बाद फिर शिकायत करी आपने? हाँ जी, मंडी थाने में कर रखी जी। तो एप्लीकेशन दे गई थी 31 तारीख में, कुछ नहीं सुनवाई हो रही मेरी। कल फिर गई थी थाने में। क्या कहा?
कल भी वो रिपोर्ट है ही नहीं वहां से जो हम लिखवा गए थे, घेर दी पुलिस वालों ने बैठ गए। प्रधान तक आया, प्रधान ने नहीं मेरी सुनवाई करी। 3 दिन लोग तो प्रधान के अलावा फोन करे, आया नहीं मेरे घर पर। मामला जब शामली के डीएम के पास पहुंचा तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एसडीएम और वहाँ के सीओ और डीआईओस की मैं 3 लोगों की टीम बना दे रही हूँ। वो जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर इसका जो है जांच कर लेंगे और यदि ये प्रिंसिपल इस चीज़ के लिए दोषी पाए जाते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई हम जो इसमें करेंगे। ये तस्वीरें नए भारत को शर्मसार कर देने वाली हैं। बलिया के एक प्राथमिक विद्यालय के शौचालय को स्कूल के ही छात्रों से साफ कराया जा रहा है। यहाँ तक कि टॉयलेट की सीट साफ करने के लिए झाड़ू भी नहीं दी। बच्चे हाथ से टॉयलेट साफ करते नजर आए। स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी का आदेश आया था कि टॉयलेट, यूरिनल सब कुछ सामुदायिक सहयोग से साफ करना है, लिहाजा उन्होंने बच्चों से ही साफ करवा दिया। हमको बदनाम करने के लिए, हम पर कार्रवाई करवाने के लिए जानबूझकर ये छात्रा कृति सिंह द्वारा जो है वीडियो तैयार कराया गया। सर शासन ने 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक स्वच्छता पखवाड़ा घोषित किया है। ये हर साल सर होता है, पिछले साल भी हुआ था। तो हमने बच्चों को लेकर अपने स्वयं पानी लेकर हमने जो है सफाई करने का जो है बीड़ा उठाया। ये वीडियो वायरल होने के बाद बलिया प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर रखा गया है, लेकिन जब गुरु ही अपने छात्रों के साथ ये बर्ताव करे तो छात्र कहां जाएं? फिलहाल इन दोनों मामलों में जांच की जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि अगर ये दोषी पाए गए शिक्षक तो इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि बाकी शिक्षकों में भी एक कड़ा संदेश जाए। बलिया में करुणा संधू के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। पदयात्रा कोटाराम जंक्शन से शुरू हुई और आज नगरकोली में स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज में रुकेगी। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता समर्थक राहुल गांधी की इस यात्रा में साथ जुड़ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी कई जगहों पर महिला समूह और दलित कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा महान विरासत वाली कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक अवसर है। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे संगठन का कायाकल्प होगा। भारतीय राजनीति के लिए ये पल परिवर्तनकारी साबित होगा। राहुल गांधी ने भी सुबह कहा कि हिंदुस्तान में अब नागरिक बहुत मुश्किल में हैं, लोग बहुत दर्द सह रहे हैं। जब विपक्ष इन बातों को संसद में उठाना चाहता है तब सरकार विपक्ष को संसद में बोलने नहीं देती, इसलिए जनता को सच बताने के लिए उन्हें आगे आना पड़ा है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि नीतीश जी, अखिलेश, हेमंत सोरेन और बाकी दोस्त एक हो जाएं तो 275 का घमंड खत्म हो जाएगा। बंगाल से ही शुरुआत होगी, बीजेपी की जीत का रथ यहीं से रुकेगा और खेला होबे 2024 के लिए उन्होंने कहा है। একসাথে ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা। মন কি বাতটা মন কি ব্যথা হয়ে যাবে। আমি বলি শোনো, নিহত সিংহের থেকেও আহত সিংহ খুব ভয়ানক। আমাকে আঘাত না করলে আমি প্রত্যাঘাত করি না। और नीतीश कुमार वापस पटना पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचकर कहा है कि सब एक होकर चेहरा तय करेंगे, कुछ महीने में सब साफ हो जाएगा। बड़े नेता कई सारे, तो क्या फेस कौन होगा नरेंद्र मोदी के सामने, इस पर अभी वो तो सब एकजुट होंगे, तय करेंगे। एक ज्वाइंट हम नहीं हैं, ये सबसे बात है, बिल्कुल नहीं। कुछ महीने में सारी बात हो जाएगी और उसके बाद जो कुछ भी होना उसका। और आप चाहेंगे कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हो, जो भी फ्रंट बने, जो आप मेन फ्रंट कहते हैं, जो भी बनेगा अगर एक साथ, तो हम लोग देश के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए जब सब एकजुट जो अपना होंगे उस पर तो तय करेंगे ना कि क्या क्या करना है। तो अभी तो एक बात समझ लेना चाहिए कि ये लोग तो कोई काम करते नहीं जो शासन करे, और सबको अलग अलग करके आप फिर राज करना चाहें।
तो जितना पुराना इतिहास है सबको खत्म कर दिया जाएगा। और हरियाणा के आदमपुर में आज अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी इस यात्रा के तहत अब देश भर में प्रचार के लिए जाएंगे। तो बात अब लंपी वायरस की। देश भर में मवेशियों को होने वाली लंपी बीमारी अब राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश में भी सामने आ रही है। लेकिन टीका से लेकर लंपी से मरने वाले मवेशियों के शव को लेकर तमाम तरह की शंकाएं लोगों के भीतर हैं। लंपी बीमारी में कोविड जैसे प्रोटोकॉल अपनाने को क्यों बोला जा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। 12 लाख से ज्यादा मवेशियों को अपनी चपेट में ले रखा है लंपी की बीमारी ने। अब ये दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में भी पैर पसार रही है। लेकिन राजस्थान में लंपी से मरे मवेशियों की तस्वीरें वायरल होने के बाद अब सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। शवों को फेंकने पर केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को फटकार भी लगाई है। और ये समझो कि हम कोरोना के समय में हम इसका कैसे नियंत्रण कर रहे थे डेड बॉडियों का, ऐसे इसी में भी राज्य सरकारों को सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। उनके ऐसे फोटो दिखा के फिर इसको और स्थिति की ओर ले जाने के बजाय उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जिला के हमारे अधिकारियों को ये बताना चाहिए कि जहां भी है ऐसी स्थिति उसको ठीक तरह से बरी करें। उधर लंपी से बचाव के लिए मवेशियों को टीका देने का काम तेजी से चल रहा है। मवेशियों को गॉट पॉक्स टीका फिलहाल दिया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य में 3 ml और उत्तर प्रदेश में 1 ml टीका देने पर कई सरकारी और निजी पशु चिकित्सकों में असमंजस की स्थिति है। हालांकि पशुपालन मंत्री का कहना है कि जहां रोग का गंभीर प्रसार है वहीं केवल 3 ml का टीका दे रहे हैं। स्वदेशी टीका विकसित किया जा चुका है, परंतु अभी तक ये मार्केट में उपलब्ध नहीं हो सका है। इसी वजह से गोट पॉक्स वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है, जिसके डोज में भी थोड़ी विसंगतियां मिली हैं। कई राज्यों में ये 3 ml प्रति पशु उपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 ml प्रति पशु उपयोग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार से मेरा आग्रह है कि इस बारे में पूरे देश में एक समान नीति अपनाते हुए अधिसूचनाएं जारी की जाएं, जिससे कि इस टीकाकरण के प्रति जो संदेह उत्पन्न हो रहा है वो खत्म हो सके। हमारे ओर से इसमें बहुत ही क्लियर कट गाइडेंस दिया गया है कि जहां लंपी स्किन डिसीज की मात्रा घनिष्ठ हो गई है उसी इलाके में 3 ml का डोज देना चाहिए। अच्छा। और जिस इलाके में अभी हम प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहते हैं, जो रिंग बनाना चाहते हैं, तो उसी एरिया में आप एक से काम चला सकते हैं और दोनों इफेक्टिव है। सरकार लंपी बीमारी के मद्देनजर युद्ध स्तर पर टीकाकरण की बात कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ कई राज्यों में पशु चिकित्सकों की भारी कमी है। उत्तर प्रदेश में 600 और राजस्थान में 1200 पशु चिकित्सकों का पद खाली पड़ा है। भारत दूध उत्पादन में दुनिया भर में अव्वल है, लेकिन दूध से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको दुनिया भर में केवल 1% निर्यात करता है। इस साल भारत ने निर्यात का भारी भरकम लक्ष्य जरूर रखा है, लेकिन पशुपालन से जुड़ा जो फंड है वो काफी कम है और लंपी जैसी बीमारी से लड़ने वाले जो पशु चिकित्सक हैं उनकी देश भर में भारी कमी है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली में भी आयकर विभाग के सर्वे लगातार दूसरे दिन भी जारी रहे। ये छापेमारी 6 एनजीओ पर फिलहाल चल रही है। सीपीआर एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है जो सरकारी नीतियों की जांच और शोध करता है। ऑक्सफैम एक गैर लाभकारी संस्था है जो हाशिए के समूहों और नीतिगत परिवर्तनों के अभियानों को समान अवसर प्रदान करने के लिए काम करती है, जबकि IPSMF डिजिटल पोर्टल्स को फंड करता है। और अब खबर
बेंगलुरु से बेंगलुरु में जल जमाव की वजह अतिक्रमण है। दूसरे शहरों की तरह समस्या सामने खड़ी है तो अब नगर पालिका उन जगहों की निशानदेही करने में जुट गई है जहां नालों और लेक बेड्स पर अतिक्रमण साफ दिख रहा है। हालांकि सरकार के पास ऐसी 500 जगहों की लिस्ट मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर फिलहाल जो कार्रवाई होती दिख रही है वो सिर्फ जैसे तैसे पानी निकालने की है। व्हाइट फील्ड जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था, वहां भी जेसीबी कुछ ऐसी ही कोशिश करती आज नजर आई। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।